नमस्कार दोस्तों। स्वागत है वी लव बुक्स एंड मूवीज पर। एक ऐसी जगह जहां हम किताबों और फिल्मों को सिर्फ उनकी ऊपरी कहानी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उनकी साइकोलॉजी, फिलॉसफी और उनमें छुपे गहरे मायनों की तह तक जाते हैं। आज हम एंडी वेयर की बेहद मशहूर साइफाई मास्टर क्लास प्रोजेक्ट हेल मेरी का एक सिनेमैटिक और दार्शनिक विश्लेषण करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष में जिंदा बचने की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि इस अनंत खाली ब्रह्मांड में अपने वजूद का अर्थ ढूंढने की एक कमाल की यात्रा है। तो चलिए इस डीप डाइव के सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह होश में आते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल अनजान है, एक मरता हुआ ब्रह्मांड, और आपको अपना नाम तक याद नहीं। जब आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए, जो कुछ भी आप जानते थे वो खो जाए, तो आखिर ऐसी स्थिति में जीवन को क्या मायने देता है? यही वो मूल सवाल है जो इस कहानी की शुरुआत को इतना बेचैन करने वाला और दिलचस्प बनाता है। इस पूरे सफर का जो फिलॉसॉफिकल बेस है ना, वो यहीं से तय होता है। एंडी वियर ने क्या खूब लिखा है। विज्ञान सच ढूंढने के बारे में है, सही होने के बारे में नहीं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कहानी एक बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर की हदें तोड़कर इंसानियत, इस बेतुकी सी लगने वाली दुनिया और इस विशाल कॉस्मोस के बारे में एक गहरा ध्यान बन जाती है। ये एक ऐसी कशमकश है जो हमें खुद से जुड़ने पर मजबूर कर देती है। कहानी का सबसे दिलचस्प पन्ना तब खुलता है जब हमारे प्रोटैगनिस्ट की याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। पर ध्यान दीजिए, ये एमनीशिया यहाँ सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने का कोई सस्ता तरीका नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक पुनर्जन्म, एक फिलोसॉफिकल रीबर्थ का शानदार जरिया है। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। रायलन ग्रेस का शुरुआती मेमोरी लॉस सीधे तौर पर जॉन पॉल सार्थर के उस सिद्धांत से जुड़ता है जिसका मानना था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी आपका अस्तित्व आपकी पहचान से पहले आता है। ग्रेस के पास कोई पुरानी पहचान, कोई बैगेज नहीं है। उसे अब अपने सचेत चुनावों और अपने कर्मों से जरिए खुद की नई पहचान दोबारा गढ़नी होगी। तो क्या ये वही पुरानी हीरोज जर्नी है जहां एक आम आदमी महान बन जाता है? बिल्कुल नहीं। यहां ट्विस्ट बड़ा ही चौंका देने वाला है। ग्रेस शुरुआत में कोई महान नेता, साइंटिस्ट या योद्धा बिल्कुल नहीं था। वो दरअसल एक अकेला, डरपोक इंसान था जिसे टकराव से डर लगता था। उसने तो मानवता को बचाने की इस महान चुनौती को सफेद झूठ बोलकर नकार दिया था। वो हीरो बनने से लिटरली भाग रहा था। लेकिन जब बात पूरी दुनिया के अस्तित्व की हो, तो आम नैतिकता यानी एथिक्स के मायने बदल जाते हैं। यहां से हम ग्रेस के निजी संघर्ष को छोड़कर इस संकट के प्रति पृथ्वी के बेहद ठंडे और प्रैक्टिकल रुख की तरफ मुड़ते हैं। यहां एंट्री होती है रैडिकल यूटिलिटेरियनिज्म की, एक ऐसी मॉरल थियरी जो किसी एक इंसान की आज़ादी या हक से ज्यादा पूरी प्रजाति के बचाव को प्राथमिकता देती है। एडमिनिस्ट्रेटर एवा स्ट्रैट इस फिलॉसफी की जीती जागती मिसाल है। उसने इंसानियत को बचाने के लिए बिना किसी पछतावे के देश के कानून, राष्ट्रीय संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण को ताक पर रख दिया। एक लेवल पर देखें तो ये जरूरी था, पर दूसरे लेवल पर बेहद खौफनाक। अगर आप इन दोनों दृष्टिकोणों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है स्ट्रैट का बिल्कुल कोल्ड सिस्टमैटिक कैलकुलेशन, और दूसरी तरफ है ग्रेस का निजी भावनात्मक अस्तित्ववाद। स्ट्रैट का वो फैसला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था, जहां वो ग्रेस को फोर्सफुली बेहोश करके इस सुसाइड मिशन पर भेज देती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेस के डीएनए में कोमा से बचने की क्षमता थी। मानवता को बचाने के लिए ही मानवता के सारे नियम तोड़ दिए गए। अब इन फिलॉसफी की बातों से थोड़ा बाहर निकलकर उस हार्ड साइंस की बात करते हैं जिस पर इस पूरी कहानी की नींव टिकी है, क्योंकि दांव पर जो लगा है वो किसी दार्शनिक ख्याल से कहीं ज्यादा भयानक और रियल है। मिलिए कहानी के असली दुश्मन से, एस्ट्रोफेज। ये कोई बड़े एलियंस नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में घूमने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो तारों की रोशनी और रेडिएशन को खा जाते हैं, और इनकी वजह से हमारे सूरज की रोशनी 10% तक कम हो सकती है। इसका असर समझ रहे हैं आप? आने वाले सिर्फ 30 सालों में पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाएगी। एक डेडली आइस एज आएगा जहां कोई नहीं बचेगा। और इसी डिजास्टर को रोकने के लिए डिजाइन होता है हेल मैरी। इस जहाज के पीछे की फिजिक्स बिल्कुल माइंड ब्लोइंग और प्रैक्टिकली एक्यूरेट है। 1.5G का एक्सेलरेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, इन सब का अल्टीमेट असर ये होता है कि टाइम डायलेशन की वजह से जब ग्रेस के सफर में सिर्फ कुछ महीने बीतेंगे, तब अर्थ पर सालों गुजर चुके होंगे। ये हाई स्टेक्स साइंस कहानी को एक अलग ही रियलिज्म देती है। लेकिन
इन सारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस और अकेलेपन के बीच इस कहानी की जो सच्ची हार्टबीट है वो तब शुरू होती है जब ग्रेस का सामना एक बिल्कुल अनजान एलियन इंजीनियर से होता है। एक ऐसी मुलाकात जो इस अनंत अंतरिक्ष में एक नई दोस्ती की शुरुआत बनती है। ग्रेस, इसका नाम रखता है रॉकी। एंडी वीर ने एक बहुत प्यारी और गहरी बात कही है। जीवन की 99.999% खूबसूरती एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मिल सकती है। बाकी का जो भी किस्सा है वो बस सेल्स का एक दूसरे के साथ सहयोग यानी कॉपरेशन है। ये एक ऐसी लाइन है जो ग्रेस और रॉकी के इस अनोखे रिश्ते की पूरी बुनियाद को परिभाषित कर देती है। यह दोस्ताना साइमन दे बोवार की एग्जिस्टेंशियल एथिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सच्चा वजूद तभी बन पाता है जब हम किसी दूसरे जीव की आज़ादी और अस्तित्व को पहचानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ग्रेस और रॉकी का रिश्ता हमें सिखाता है कि चाहे आप किसी अलग प्लैनेट से क्यों ना हो, आकार कैसा भी हो, एम्पैथी और एक दूसरे की मदद करने की भावना इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल है। और यही खूबसूरत रिश्ता हमें ले जाता है इस कहानी के सबसे बड़े और रुला देने वाले क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा मोड़ जहां दार्शनिक और भौतिक दोनों ही संकट आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं। इसे आप एक कॉस्मिक ट्रॉली प्रॉब्लम कह सकते हैं। ग्रेस के पास अब दो रास्ते हैं। पहला, वो मिशन पूरा करके हीरो की तरह पृथ्वी वापस लौट जाए। दूसरा रास्ता तब बनता है जब उसे पता चलता है कि एक छोटी सी गलती की वजह से रॉकी और उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। अगर वो वापस मुड़ा तो वो शायद कभी अर्थ नहीं जा पाएगा। क्या चुनेगा वो, अपना घर या अपने अनजान दोस्त का घर? इस मॉरल डिलेमा का जवाब ग्रेस के इस आखिरी फैसले में मिलता है। मेरा अंत ऐसे ही होगा, मैं कुछ मायने रखने वाला काम करते हुए मरूंगा। ये वो पल है जब ग्रेस वो डरपोक इंसान नहीं रहा जो जिम्मेदारी से भागता था। वो इरिडियंस को बचाने के लिए अपने ही घर लौटने की ख्वाहिश की कुर्बानी दे देता है। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल लीप है। अगर आपने एल्बर्ट कैमूस के सिसिफस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है। एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ मीनिंगलेस या बेतुका लगता है, वहां ग्रेस एक एक्शन लेता है। वो तयशुदा नाकामी या मौत जैसी स्थिति में भी एक सचेत चुनाव करके अपना सच्चा अर्थ ढूंढ लेता है। वो असल मायनों में एक अब्सर्ड हीरो बन जाता है। एंडिंग की बात करें तो नॉवेल में ईवा स्ट्रैट का भविष्य थोड़ा अनिश्चित और डार्क छोड़ दिया गया था, पर एक फिल्म एडेप्टेशन इसे एक उम्मीद भरे दृष्टिकोण से दिखा सकती है, जहां स्ट्रैट जिंदा है और उसे फाइनली प्रोब्स मिल जाते हैं। ये अर्थ के आने वाले कल और रिकवरी को दिखाता है। लेकिन किताब वहां अपना पूरा ध्यान ग्रेस पर लगाती है, जो इरिड ग्रह पर एक टीचर के रूप में अपनी नई, अजीब पर बेहद सार्थक जिंदगी बिता रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं कि हेल मैरी असल में अमेरिकन फुटबॉल की एक टर्म है? इसका मतलब होता है एक आखिरी डेस्परेट प्रार्थना, जब आपकी हार तय लग रही हो। पर इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये प्रार्थना किसी अंधे भाग्य या लक की वजह से पूरी नहीं होती। ये पूरी होती है रेडिकल एम्पैथी और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच के अटूट सहयोग की वजह से। तो दोस्तों, इस गहरे विश्लेषण के आखिर में एक बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। क्या इस खालीपन और एग्जिस्टेंशियल डर का इलाज अकेले तो महान कुर्बानी देने में है, या फिर हर दिन खड़े होने में और किसी बिल्कुल अनजान अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन के प्रति खुद को खुला रखने में है? शायद इस उदासीन से ब्रह्मांड में हम एक दूसरे के सहारे ही जीवन को उसका असली मायना देते हैं। और इसी सोच के साथ हमारा यह सफर यहां मुकम्मल होता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी और आगे किस किताब या फिल्म की ऐसी ही गहराई हमें नापनी चाहिए? कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको इस डीप डाइव में कुछ नया देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के सार्थक सफर पर चलने के लिए वी लव बुक्स एंड मूवीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।